हेलो। हेलो। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सेशन जिसमें पूरा मैथ और फिजिक्स का सेशन अपलोड किया जाएगा। आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैं मतलब ऑनलाइन आ गया हूँ। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स के बारे में जैसे हम मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स के बारे में तो बहुत कुछ बताने वाला चीज़ नहीं है। मैट्रिक्स एक आसान सा टॉपिक है और ये मैट्रिक्स होता क्या है, ये सब के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। कैसे होता है मैट्रिक्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आगे जरा ध्यान से देखते हैं मैट्रिक्स के पार्ट को। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिक्स के पार्ट को हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला हम हमारा जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है क्या? देखो मैट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहली बात, अगर इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स की बात करें ना, तो मैट्रिक्स है क्या इसकी बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, नंबर का अरेंजमेंट है। नंबर जो है ना उसको अरेंज कर देते हैं ना एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए, अब इसी को हम लोग मैथमेटिक्स को अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स ये है कि मैट्रिक्स इज बेसिकली रेक्टेंगुलर रे एरे ऑफ एम क्रॉस एन, एम रोज एंड एन कॉलम। मतलब ये बता रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स में जो है ना, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। एरे मतलब अरेंजमेंट है और उसमें कुछ रो है जो एम है, एम रो है और एन कॉलम्स है। तो रो एंड कॉलम कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी रो एंड कॉलम का नंबर हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैट्रिक्स का मैं एग्जांपल ले लूँ तो जरा ध्यान से देखिए। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 4 9 7, तो ये एक मेरा जो है ये मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बना, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख देने से जो सारे डेटे हैं ना, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। अच्छा, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे वी कैन यूज ये ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर में भी हम लोग डाल सकते हैं, जैसे 2 1 2 3 4, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। अब बोल रहा है मैट्रिक्स, matrices are generally denoted by capital letter and एंड एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स। अब इसमें कहा जा रहा है ना कि मैट्रिक्स का जो नाम जो जनरली रखा जाता है ना, मैट्रिक्स इसमें कह रहा है ना कि मैट्रिक्स का जो नाम जो रखते हैं ना, जनरली हम लोग नाम जो रखते हैं वो कैपिटल लेटर्स रखते हैं। और उसके अंदर में जो मैट्रिक्स के अंदर जो बॉक्स के अंदर जो कोई वेरिएबल अगर हम रखते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम लोग ऐसा करते हैं कि कोशिश हम लोग का ये होता है कि ये स्मॉलर नंबर हो, कैपिटल नंबर ना हो, स्मॉलर नंबर हो। तो उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, मतलब उसको एलिमेंट बोलते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर में डालते हैं ना, जितना भी नंबर अरेंज करते हैं सबको एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट जनरली जो होता है ना स्मॉल नंबर से डिनोट किया जाता है और उसका नाम जो है ना मैट्रिक्स का, वो हमारा कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है और इसका नाम जो है ना A11 A12 A13, ये सब एलिमेंट है। ये सब जरा जो देख रहे हैं ना, ये सारे चीज जो है एलिमेंट है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का अगर नाम लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे सिंपली A इज इक्वल टू दिस, और तो ये मैट्रिक्स का नाम हो गया और ये सारे जितने ये एलिमेंट हो गए। तो अब यही है मैट्रिक्स। अब इसके बाद बताया गया है कि साइज ऑफ सच मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन। अगर ध्यान से अगर देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर में साइज क्या हो सकता है, हम लोग का साइज चाहिए। ये मैट्रिक्स के अंदर में हम लोग को साइज क्या, साइज होता क्या है एक्चुअली। एक्चुअली जो अगर हम लोग साइज की बात करें तो इसमें हम लोग बता देते हैं कि ये साइज एक्चुअली बताता है कि कितना रो और कितना कॉलम इसके अंदर हो सकता है। जैसे इसके अंदर में मान लीजिए कि जैसे हम एग्जांपल ले लेता हूँ कि इसके अंदर में कितना रो और कितना कॉलम है। तो ये मैंने जो एग्जांपल लिया था इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो इसमें रो रो काउंट कीजिए, एक है, दो है, तो दो रो हो गया। कॉलम कितना हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। तो इसका जो साइज हो गया ना, तो पहले रो को लिखते हैं फिर इसको कॉलम को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए साइज में लिखा हुआ है एम क्रॉस एन, इसमें साफ साफ लिखा है कि एम जो है रो है और एन जो है कॉलम्स है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज हमारा होगा वो होगा 2 क्रॉस 3, सॉरी 2 क्रॉस 2, ठीक है।
तो साइज को जनरली हम लोग क्रॉस के रूप में लिखते हैं, मतलब ये पद हमारा रो डिनोट करता है, ये कॉलम डिनोट करता है। तो इस तरह से हमारा नोटेशन है, इस तरह के हम लोग ये इसका साइज को डिफाइन करने के लिए करते हैं। अब इसी तरह की इसको साइज अगर देखें तो इसमें रो की संख्या कितना हो गया, 2 रो हो गया, और कॉलम की संख्या भी 2 ही है, तो इसका भी साइज 2x2 ही होगा। तो ये हमारा रो, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया और इसका साइज हो गया। अच्छा, इसके एलिमेंट की बात जब मैं करूँ तो मैं एक देखता हूँ अगले स्लाइड में करूँ, जरा देखिए ऑर्डर, ऑर्डर जो है, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जो होता है ना, उसका साइज बताता है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो बताता है, उसके कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, और किस उसके अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं, वो सारे चीज को इन्फॉर्मेशन ऑर्डर और इसको बोलते हैं साइज ऑफ द मैट्रिक्स दे देता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे बोलता है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्क्राइब इट्स साइज, मतलब इसका जो साइज है ना मैट्रिक्स का, ये इसके ऑर्डर से पता चलता है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इट्स डिनोट बाय एम क्रॉस, इस देखिए एम जो है ना, ये रो है और एन कॉलम है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है वेर एम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब यहाँ पर रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब एग्जाम्पल जरा हम ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो अगर हम एग्जाम्पल ले लूँ तो इसे 1 2 3 2 1 5, तो इसमें हमारा साइज अगर पता कर लूँ तो कितना साइज है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर जो है, ये हमारा रो कितने हो गए, 2 रो हो गए, और कॉलम की संख्या मैं गिन लूँ तो कॉलम हो गए हमारे पास 3। तो हमारे पास जो इसका जो साइज आता है ना, ऑर्डर जो आता है, ऑर्डर हो गया, पहले रो लिखते हैं, कितने रो हैं, 2, तो मैं लिख रहा हूँ 2 क्रॉस, और इसमें कॉलम कितने, 3, तो 2 क्रॉस 3, दिस इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, और दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमको पता करना है कि अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सो वी कैन काउंट लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 6। तो हम लोग को बार बार इसका काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो साइज है ना, वो हमारे रो और कॉलम से पता चल जाता है। जैसे मैट्रिक्स का रो और कॉलम हमें बता देता है कि इसके अंदर में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो साइज लिखा हुआ है ना 2 क्रॉस 3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे 6 हो जाएंगे। इसके अंदर में जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका साइज जो है 4 क्रॉस 3 है, तो इस तरह के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो 12 एलिमेंट हो सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चलते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ। अब बोलता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर का, रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर एम रो और एन कॉलम हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैन बी एनीथिंग। अब इफ अगर हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? तो जरा ध्यान से, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगे, तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि इसका रो और कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे 1 2 -1 0 2 3। अगर यहाँ पे मैं देख लूँ कितना रो है, रो हमारे पास कितना है, हाउ मेनी रो हो जाते हैं, ओनली 2 रोज, एंड कॉलम्स आर 3, तो साइज विल बी 2 क्रॉस 3, राइट। अब इफ इट इज 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पता कर सकते हैं कि इसके जो रो है और कॉलम है वो इक्वल नहीं है, मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की मैं पता करूँ कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्रॉस 3 मतलब 6, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएंगे। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा? हाँ, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे की मैं बात करूँ तो कॉलम मैट्रिक्स की बात करता हूँ। देखिए, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे साथ बात ऐसा आता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कुछ तरह के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है वो। जैसे अब एग्जांपल देखिए, इसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चलता है कि ये समथिंग सेइंग अबाउट द कॉलम। सो इट हैज ओनली वन कॉलम, इट हैज ओनली ओनली वन कॉलम। तो इसके अंदर में जो ना हमारे इसके पास एक ही कॉलम होगा, इसका नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम की संख्या एक ही होगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए है, और इसके अंदर में हमारे पास जो एलिमेंट है वो मान लीजिए ए है, बी है, सी है।
तो इसके अंदर अगर कॉलम की संख्या बात करूँ तो कॉलम तो सिर्फ एक ही है, और रो की संख्या में क्या काउंट करूँ तो रो की संख्या अगर काउंट करूँ तो ये हो जाएगा 3। तो इस मैट्रिक्स का जो साइज में जो इस मैट्रिक्स का बताऊँ कि इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है और सॉरी एक ही कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम हो उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। बहुत आसान सा तरीका है। और इसके अंदर मैं बात करूंगा अगर रो की संख्या, तो रो की संख्या कुछ भी हो सकता है, रो की संख्या में कोई हमारा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर में इसको हम लोग बोले कॉलम मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर कोई अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो मैट्रिक्स बी है और बी के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, जैसे कुछ ले लो, कुछ भी मैं लेता हूँ 2 5 -1। इसके अंदर रो कितने कितने कॉलम है, कितने कॉलम की संख्या एक ही। और रो मान लो और बढ़ा देता हूँ मैं, जैसे मान लो 4 है तो इसमें अंदर रो की संख्या कितना हो गया, रो है 4। तो ये नंबर ऑफ रो है 4, कॉलम एक ही है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 4x1 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस 4x1 मैट्रिक्स के अंदर में हमारे पास अगर मैं देखूँ 4x1 मैट्रिक्स के अंदर में तो सिर्फ एक ही रो कॉलम था। तो इसके अंदर जब कॉलम एक ही थे तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या बोला, कॉलम मैट्रिक्स। आसान है, मतलब कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन सिर्फ आसान सा तरीका ऐसा है कि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही रो कॉलम होता है, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स के अंदर क्या है, नाम से ही क्लियर है, इट हैज ओनली वन रो, इट हैज ओनली वन रो। तो इसके अंदर में एक ही रो होगा और इसके अंदर कॉलम की संख्या कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फाइनाइट है, मतलब कोई फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब हमारे मान लीजिए एग्जांपल है कि बी है, अब जैसे अंदर कुछ भी हम कॉलम के ले सकते हैं। जैसे मान लो हम मान लेते हैं 2 3 4 5 6। तो कितने कॉलम है, कॉलम की संख्या मैं गिनूं तो 1 2 3 4 कॉलम। कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, जैसे वर्टिकली मतलब हम लोग कॉलम करते हैं। और रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कितने रो कितने बन रहे हैं, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहे हैं, मतलब एक ही रो में हमारा सारा डेटा स्टोर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1x4। और इस मैट्रिक्स को हम हमारा नाम क्या है, रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही रो है और इसलिए इसको नाम है रो मैट्रिक्स। आसान आसान सा चीज़ है, सब कुछ आसान से है। और आगे देखिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई एग्जाम के लेकर के। इसमें हमारे हालांकि ये जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अंदर से हम डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा साल होगा जहाँ पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को मिक्स करके आते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा लगभग आते ही आते हैं। और लगभग जेई में नहीं, हमारे हम मुझे लगता है ये जो चैप्टर है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपिक है और उसमें क्वेश्चन आते हैं, कंफर्म ही आते हैं। अब दूसरे मैंने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने बताया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जब मैं बात करूँ तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है। रो की संख्या कुछ भी हो सकता है, कॉलम की संख्या कुछ और हो सकता है। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोले थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगा। जैसे मान लो इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इन नंबर, इक्वल इन नंबर means here number of row and number of columns will be equal, that will be called square matrix। अब जरा ध्यान से देखें, एग्जांपल मैं आराम से ले सकता हूँ, इसका बहुत सारा एग्जांपल ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाँ एक मैं मान लेता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे मान लो कि एक बी नाम का मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो ऐसा है कि 1 2 3 और 9। ठीक है, तो इसके अंदर मैं रो और कॉलम की संख्या में काउंट करूं तो जैसे रो की संख्या 2 हो गई और कॉलम की संख्या भी 2 हो गई, तो 2 क्रॉस 2 हो गया, मतलब यहाँ पर रो और कॉलम दोनों बराबर है। तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर दोनों बराबर हो गई तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा दूसरी बात, एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ सी मैट्रिक्स का, इसके अंदर अगर मैं आसान सा क्वेश्चन बना लूँ, जैसे कि मान लो 1
2 और 4 5, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? या डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका साइज भी 2 × 2 है। और जब कोई बता सकता है क्या मुझे? अगर आप लोग मुझे बता दें तो मुझे बहुत ही आसानी मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आप जो मैं समझाया वो आपको समझ में आया। क्या आप मुझे एक क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं? तो अगर आप दे सकते हैं तो हमें क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए, इसके बाद वीडियो को आगे देखिए। तो इसमें आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है? तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का नाम हमने डी दिया, तो क्या ये डी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ ही एक ही एलिमेंट है 3? और ये बताना है आपको क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्या ये रो मैट्रिक्स है, क्या ये दोनों है, रो एंड कॉलम दोनों है, और कैसा है आपका जवाब? मैं इसका इंतजार करूंगा, ठीक है? आप लोग उसका आंसर कीजिए और मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूंगा। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा कि क्या ये उत्तर सही है और गलत है। चला इसकी बात की देखें, अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें आगे जो अगर बढ़ूँ तो मैं देखता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, ठीक है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो अभी मैंने पढ़ा कि इसमें रो एंड कॉलम की संख्या समान हो सकती है। जैसे एक इससे पहले मैं बता दूं अगर कि हम लोग जो पढ़े थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे कि जिसमें रो एंड कॉलम बराबर नहीं होता है उसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके कुछ टाइप हम लोग देखे हैं लेकिन मैंने बताया नहीं था कि उसका टाइप ये था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या था? उसके अंदर एक रो था और उसके अंदर कुछ भी कॉलम था, जिसमें एक कॉलम नहीं होना चाहिए, कुछ और कॉलम थे, कॉलम की संख्या 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो वे एक एग्जाम्पल था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। फिर उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स भी एक एग्जाम्पल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो अगर मैं अभी देखूं तो डायगोनल मैट्रिक्स की मैं बात करूं, डायगोनल मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके? बट what is the what is the difference between a square matrix and diagonal matrix? In a square matrix every element can be anything, element can be anything. There is no any restriction of the number element what it will be in the square matrix. But in the diagonal matrix there is a restriction कि उसका एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उसके एलिमेंट आ सकते हो सकता है, कब इसको हमें डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। तो कब इसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे, कब इसको हम लोग सिर्फ स्क्वायर ही बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट हम जैसे लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो मैंने एलिमेंट लिखा, तो ये जो हमारा एलिमेंट्स है ना, इस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ये जो हमारा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह की चीजें, उसको बोलते हैं डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल, इसका नाम स्पेशल है, प्रिंसिपल डायगोनल है। तो अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, तो ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, ठीक है, नॉन जीरो, जीरो नहीं हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, ये भी 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 जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, तो इससे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बट कंडीशन ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम की संख्या मैं गिनूं तो ये हमारा नंबर ऑफ जो रो दे रहा है उसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो जो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब उसके अंदर में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें कुछ भी आप दे दें, लेकिन उसके जो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उस सारे एलिमेंट को जीरो होना कंपलसरी है, तभी हम उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में ये सारे रिस्ट्रिक्शन यही है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब सब एलिमेंट नॉन जीरो नहीं हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और लेकिन बाकी जो बचा हुआ जो एलिमेंट है ना वो सब जीरो होना कंपलसरी है। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आगे मैं जब बात करूं
एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, अगर एग्जाम्पल में दूं तो हम 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 0 4 और 0। ये देखिए, ये जो है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं हमारे पास ये नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास जीरो हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। जैसे 1 0 0 2 सॉरी 0 2 0 0 0 3। सो देखिए आपका प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना इज नॉन जीरो, बट ऑल अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? आगे की अगर स्लाइड में बात करूं तो अगर मुझे आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप देखिए स्केलर मैट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं स्क्रीन, ये है जो टॉपिक है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स एक तरह के फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मैं बताऊं, जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है, क्या स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो ये पहले मैंने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स की मतलब रो एंड कॉलम जो है बराबर हो गया, तो इसके अंदर में एक स्पेशल चीज आ गया जिसमें को हम लोग बोले डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया गया, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, साथ में साथ इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो कुछ और नंबर है, बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो सब जीरो है, तो उसको हमने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद मुझे अभी स्क्रीन पे जो आया है वो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह के डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कहे तो इसका मतलब है कि तो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और इसमें इस तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे। मतलब जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के साथ दिखा दूं, तो जैसे ये जो है 1 अगर यहाँ मैं दिया हूँ तो यहाँ पे भी 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ये एक मैट्रिक्स मान लिया। तो इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें इक्वल है। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इन दिस मैट्रिक्स तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर में अगर मैं देखूँ तो साफ के साफ दिखाई दे रहा है कि बाकी इस डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। दैट मीन्स that means it is a diagonal matrix. Again if we see that diagonal elements are equal, देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो है ना दोनों एक ही है, समान है, तो इससे केस को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब एक 3x3 मैट्रिक्स का भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बी मैट्रिक्स है और उसके अंदर में मैं कुछ इस तरह की चीज़ें डाल के रखा हूँ, जैसे मान लीजिए 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये तो सबसे पहले देखेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सब समान है। इस मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और बाकी अदर एलिमेंट जो है ना जीरो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो मैं आगे स्लाइड की ओर बढ़ता हूँ, अगर देखता हूँ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरह का क्या है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो सबसे पहले मैं चीज़ों को रिलेट करते चलता हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा था इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके अंदर मैंने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, उसमें एक ही रो था, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम था, और इसके बाद मैंने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में पता चला कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल था। उसके अंदर एक स्पेशल केस आया था जिस केस को हम लोग क्या बताए थे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था कि प्रिंसिपल जो डायगोनल है वो नॉन जीरो है, बाकी सब एलिमेंट जीरो हो गया। ये केस आ गई थी। अब इसके बाद जो हमारा केस अभी है उसके बाद मैंने जो पढ़ा था वो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बता कि अगर सब डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जो हो गए सब के सब बराबर हो गए और बाकी अदर एलिमेंट जो है ना जीरो हो गए, तो इस प्रिंसिपल उसको हम लोग क्या बोले थे, स्केलर मैट्रिक्स। और अभी के अभी मेरे पास आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग जरा ध्यान से अगर देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह का मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना वो सबके सब एक है। मतलब क्या बोलूं कि हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लो
और कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल। तो इसके अंदर मान लीजिए ये 1 है, यहाँ 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, और 1 0 0 0। तो ये जो है, तो हमारे पास पहले देखो कि मैं ये स्केलर मैट्रिक्स है, और इसका स्पेशल केस ये है कि सारे एलिमेंट 1 है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी का नाम दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसके यूनिट मैट्रिक्स इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसका अगर सारा चीज एक की तरफ बिहेव करता है, ये एक 1 की तरफ बिहेव करता है, इसलिए इसका नाम यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब होता है एक, तो इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स कहा गया कि सारा चीज जैसे किसी मैट्रिक्स में अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका रिजल्ट नहीं चेंज करता है, इसको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर के बराबर हो जाता है, मतलब ये जो है ना एक की तरफ काम करता है, इसलिए नाम इसका यूनिट मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट भी अगर मैं निकालूं तो इसका डिटर्मिनेंट भी होता है 1, तो इसलिए इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। आगे मैं बात करता हूं, तो अगर ये इसको ना, यूनिट मैट्रिक्स का जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना आई से रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जो है 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे ना I3 हम लोग बताएंगे, इसका नाम जनरली I3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसी तरह से अगर I2 की मैं बात करूं, I2 का मतलब इसका साइज 2 क्रॉस 2 होगा, तो मैं ले लेता हूँ एक मैट्रिक्स और उसके अंदर के एलिमेंट जो मैं लिख देता हूँ, तो ये जो मैट्रिक्स है I2 से फेमस है, मतलब ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका साइज 2 क्रॉस 2 है। 2 ये जो 2 बता रहा है ना, ये 2 बताता है हमारा कितना साइज है, कितना रो एंड कॉलम है। तो जनरली ये रिप्रेजेंटेशन है, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे मैं बात करूं तो नल मैट्रिक्स की मैं जब बात करूं तो नल मैट्रिक्स में 1 सेकेंड, हाँ, तो अगर नल मैट्रिक्स की जब मैं बात करूं तो फिर हमारे पास जो बात है कि नल मैट्रिक्स है क्या। नल मैट्रिक्स का दूसरा जो नाम है, इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। इसका जो नाम है जीरो मैट्रिक्स भी है, मतलब नल मैट्रिक्स जो है ना, जीरो मैट्रिक्स, नल मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इसको जो है ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब इस मैट्रिक्स में जितना कि जितना जो एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है जिसका साइज 1 क्रॉस 1 है, और उसके अंदर में एक ही एलिमेंट है वो है जीरो, तो इसको बोलेंगे हम लोग नल मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया नल मैट्रिक्स। मान लो इसको रिप्रेजेंट मैं ए से करता हूँ। दूसरा मैट्रिक्स का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो दूसरा मैट्रिक्स अगर बी है जिसका साइज मैं 2 क्रॉस 2 लेता हूँ, तो 0 0 0 0, ये हमारा ये भी एक नल मैट्रिक्स है। उसी तरह से नल मैट्रिक्स किसी भी साइज का हो सकता है, इसका कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारा स्क्वायर फॉर्म में ही है, किसी भी साइज में नल मैट्रिक्स हो सकता है, बस कंडीशन यही है कि इसको जो है सारे एलिमेंट को जीरो होना जरूरी है। अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इस मैट्रिक्स को हम आराम से नल मैट्रिक्स कहेंगे, और इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में क्या होना चाहिए। तो अगर बात करें अगले चीजों की, तो हमारा जो है ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स है। ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हम लोग अब मैट्रिक्स के को मैथ के रूप में कुछ, अभी तक तो हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, कितने तरह का टाइप है, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि उसके अंदर सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, और इस तरह से कुछ भी बाकी सारे परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स का बिहेवियर होता है और कैसे इसका हम लोग मैथमेटिकली इसको ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और कुछ भी कर सकते हैं। पहली चीज होती है इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर। तो अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, मतलब बराबर हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका साइज भी बराबर है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स के अंदर, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ एंड इफ इस साइज इज कंपलसरी इक्वल।
मतलब कि मान लो कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका साइज क्या है 2x3 2x2 है। और दूसरा मैट्रिक्स अगर ये है तो इसका साइज भी 2x2 होगा, तभी दोनों मैट्रिक्स बराबर हो सकते हैं। दिस इज 2x2, अगर 2x2 होगा तो अभी बराबर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर दोनों का साइज बराबर नहीं होंगे तो हमें मैट्रिक्स बराबर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर में भी एलिमेंट जो होना चाहिए 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब जैसे एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और कुछ जैसे हम और कुछ एग्जांपल लेके मैं कुछ क्वेश्चन बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने बताया कि ए एक मैट्रिक्स है। मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है जो कि 2 3 4 और 5 है, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका नाम, जिसमें ऐसा दिया हुआ है x+3, यहाँ पे मान लो x+2, सॉरी y+2, और यहाँ पे मान लो कुछ और दिया हुआ है। जैसे कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि यहाँ दिखाई दे। तो यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है EZ, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है Q। अब हमको बताया गया कि क्वेश्चन में मान लीजिएगा मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन हमको बताइए, हमें x y z और x y z और b का वैल्यू निकालिए जब a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स आर इक्वल। If A matrix and B matrix are equal, then find the value of x, y, z and p। तो मैं क्या करूं, मुझे कंडीशन मिला है x और y बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों का साइज बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज 2x2 है, यहाँ पे भी साइज 2x2 है, तो साइज के तो टेंशन है ही नहीं। तो मुझे अगर दूसरा बात है कि साइज अगर सेम है तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। मतलब इक्वल मैट्रिक्स का मतलब हुआ द टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो भी बराबर होना जरूरी है, तभी हम लोग बोलेंगे कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल। मान लीजिए जैसे अब ए और बी दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए को मैं यहाँ लिख दूँ 2 3 4 5, और बी को अगर मैं यहाँ लिख दूँ जैसे वहाँ पे लिखा हुआ x+3, और यहाँ पे EZ y+2 एंड q। तो हम लोग को यहाँ से पता करना होगा कि हमें x और y का वैल्यू कैसे निकलेंगे। तो जानते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है जो ये है, ये जो एलिमेंट है ना इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। इसको इस एक्चुअली पोजीशन होता है, मैं अभी बताता हूँ पोजीशन होता है क्या है इसे। तो ये जो है इसके बराबर होंगे, इसका मतलब हो गया x+3 जो होगा वो 2 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू हमारा -1 निकल के आ जाएगा। उसी तरह से z का वैल्यू जो होगा ये 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो है z, तो z जो है ना 3 होना चाहिए। उसी तरह से y+2 का वैल्यू जो होगा 4 होगा, y+2 का वैल्यू 4 होगा, तो y का वैल्यू 2 होना कंपलसरी है। उसी तरह से q का वैल्यू 5 होगा। Okay, q will be 5. I am changing the color and writing here so that it will be visible. q should be 5। तो हम लोग यहाँ से पता चला कि ये अगर मैट्रिक्स कोई अगर मैं एक और एग्जांपल से मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो आप एक सेकेंड। अब जैसे मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बताऊँ एक बात, तो यहाँ से आप ज़रा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ मैं छोड़ चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप लोग का ध्यान केंद्रित हो ताकि मैं बता सकूँ। जैसे अब कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के मान लो एलिमेंट है A B C D, तो इस मैट्रिक्स के जो पोजीशन है वो पोजीशन कैसे बताया जा सकता है। तो ये जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, एलिमेंट का पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आता है, तो इसका नाम 1 1 होगा। मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका नाम जो होगा ये पोजीशन जो होगा, अगर मान लीजिए ए हम से मैं डिनोट कर रहा हूँ तो ये ए होगा, रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है। देखिए रो नंबर 1 और कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम नंबर 2, तो इसका नाम हुआ A12। इसका अगर मैं नाम निकालूं तो ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 1 रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो इसका अगर मैं नाम देखूं तो हो जाता है रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1, इसका नाम हो जाएगा A12। और इस एलिमेंट का पोजीशन का जो नाम है ये है
पोजीशन क्या हो सकता है इसका, रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है 2, तो इसका होगा सॉरी 2 होगा, क्रॉस नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा पोजीशनिंग। इस तरह के नंबर का हम लोग बताते हैं कि A11 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे क्या एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम पे क्या एलिमेंट है। तो ये एक पोजीशन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक और दूसरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर मैं बोल दूं कि 0 1 -1 और 5 है, और मैं आपसे बोलूँ कि A I J जिसका एलिमेंट है, मतलब ये मैट्रिक्स का एलिमेंट A I J है, तो हमको बताइए कि A 2 और 1 पे कौन सा क्या नंबर है, मतलब इस नंबर पे इस पोजीशन और 2 1 पे क्या कौन सा एलिमेंट है। तो हम जैसे हम बताएं तो ये क्या दिखा रहा है रो, और ये क्या दिखा रहा है कॉलम। तो रो नंबर 2 तो रो नंबर 1 ये हो गया, रो नंबर 2 में हमको जाना है, और कॉलम नंबर 1 ये हो गया, कॉलम नंबर 2 ये हो गया। तो कॉलम नंबर रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 ये हमारा एलिमेंट है, तो इसका आंसर हमारा -1 आ गया। ठीक है, ये सब छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने भूल गया था आपको बताने के लिए, मैं अभी बता दिया। अच्छा चलिए आगे देखें हैं, और लोग अगली बात करते हैं हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए क्या है ना, एडिशन का मतलब कि दो मैट्रिक्स के अंदर जोड़ना है, दो मैट्रिक्स के को जोड़ना है, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि एडिशन तभी एग्जिस्ट करेगा या सब्सट्रैक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों का, ये दोनों का एग्जिस्टेंस तभी हो सकता है जब बोथ मैट्रिक्स मैट्रिसेस हैज सेम साइज। मतलब उनका ऑर्डर जो है ना, मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को तभी हम ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम है, दोनों के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ रो सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो हम लोग उस मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एडिशन जो है, मैट्रिक्स है जो एडिशन है ना, वो कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़ दिया तो ऐसे भी किया जा सकता है बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को जोड़ दें। अब जैसे एग्जांपल से मैं समझना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो जी एक मैट्रिक्स है और जिसका नाम है 1 2 1 3 2 4, और दूसरा कोई मैट्रिक्स मैं ले लूँ 1 2 3 4 5 6, तो क्या इस मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। सवाल ये है कि क्या इस मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है। तो इस मैट्रिक्स को ऐड तब किया जा सकता है जब उन लोगों के साइज बराबर हो। अब हम कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स का साइज बराबर है कि नहीं बराबर, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स का साइज निकालेंगे। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैट्रिक्स का साइज निकाले बिना मैं जोड़ना शुरू चाहता हूँ तो देखिए जोड़ने का तरीका ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हैं। तो सब उसके जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करें, पहले जो एलिमेंट है यहाँ पे इसके पोजीशन पर जो एलिमेंट है उन लोग को ऐड कर लेंगे। तो जैसे 1 + 1 हो गया 2, और सेकंड पोजीशन पे ये है और ये है, दोनों को ऐड कर लूंगा तो हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कैसे ऐड करेंगे, नहीं ऐड कर सकते। इसका मतलब कि डिफरेंट मैट्रिक्स के जो साइज, अगर मैट्रिक्स डिफरेंट साइज का है तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो समझ में आया कि हमारे पास जो कंडीशन है मैट्रिक्स के एग्जिस्टेंस, सब्सट्रैक्शन और एडिशन के एग्जिस्टेंस का, वो ये है कि साइड मस्ट हैव सेम। अगर साइड सेम नहीं होगा तो क्या होगा, तो लोग हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, अगर कर सकते हैं तो कैसे हम लोग और मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जा सकता है, तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2, एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए हम 1 0 2 1, इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या करूँ, पहले एलिमेंट से जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 3, दूसरे को इससे जोड़ दूँ 3, यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3, ये एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। उसी तरह से हम लोग, अगर आप लोग खुद से देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल अपने खुद से ले लीजिए और उसको सोल्व करके देखिए कि a + b और b + a इक्वल आता है नहीं आता, एकदम आएगा, 100% आएगा। उसी तरह से है ये भी आएगा a + b b + c, और उसको a + b में जोड़िए c, तो रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि ये फॉलो करते हैं। अब सब्सट्रैक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा मैं हटा देना चाहता हूँ, इस पूरे स्लाइड को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो अगर मैं सब्सट्रैक्शन की मैं बात करूँ
कि सब्सट्रैक्शन क्या होता है। बस जस्ट लाइक ए एडिशन। सब्सट्रैक्शन की मैं बात करूँ मतलब घटाने की बात करूँ, जैसे एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर से कुछ मैट्रिक्स को घटाना है, जैसे 1 2 0 9 और माइनस करना है हमको 2 3 1 0। अगर इस तरह के एलिमेंट मैट्रिक्स को हटाना है तो मैं क्या करूँ, अगर सेम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोथ आर सेम ओनली, तो इसमें क्या करना है, पहले तो कंडीशन होना कि साइज दोनों का बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँ, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा, जो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा, तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 होगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आसान सा चीज़ें थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन विद द स्केलर। जरा ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मैट्रिक्स के ऑपरेशन में, हम लोग क्या क्या पढ़े मैट्रिक्स के ऑपरेशन में। अभी तक हमने पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जा सकता है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, और दो मैट्रिक्स को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अभी मेरे पास क्या है, किसी मैट्रिक्स में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किसी मैट्रिक्स में अगर कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करना हो, कि सब्सट्रैक्ट करना हो, तो मतलब सबसे पहले हम लोग उस मैट्रिक्स में कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे अब देखिए, अब हमारे पास एग्जांपल है, अब मैं आपको दिखाता हूँ उस एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4 है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये कोई कांस्टेंट है और उसमें एक ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ, तो आप ये जो वैल्यू है और यही वैल्यू हो सकता है कि आप मैट्रिक्स को पहले लिख लीजिए, इसके बाद के को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो अभी इसको जैसे देखिए, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि फाइंड 3 है, अब 3 ये बताइए, तो अब तुरंत से सोचिएगा कि 3 से गुना करना है हमको मैट्रिक्स में 1 2 3 4 में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा कहता है कि इसके सारे एलिमेंट में आप 3 से गुना कर दो। मतलब 3 से गुना करना है, इसका मतलब यह है कि इसके सारे एलिमेंट, जितना भी इसके पास एलिमेंट है, सारे एलिमेंट में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। मतलब जिस मैट्रिक्स में हमको किसी नंबर से गुना करना है, तो वे नंबर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होंगे, किसी एक इंडिविजुअल में नहीं मल्टीप्लाई होंगे। चाहे किसी एक रो है, किसी कॉलम में, ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन विद द कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हमने ए लिया, और कुछ जैसे हम कुछ और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। जैसे 1 सेकेंड, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक नंबर, एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ, जैसे कि ए है और वह है 1 2 3 4 5 6, और मैं आपसे बोलता हूँ कि फाइंड a/6। इसका मतलब क्या हुआ कि आप a/6 निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि a में आप 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब कैसे क्या करेंगे, 1/6 को मैं बाहर रखा, सारे एलिमेंट को हमें लिख दिया। ठीक है, और अब हमको डिवाइड करना है 6 से, या मल्टीप्लाई करना है 1/6 से, तो क्या करूँगा, सारे एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो ये आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 5/6, और ये हो जाएगा 1। तो इस तरह का ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन विद एनी कांस्टेंट। अगर किसी स्केलर से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो मैट्रिक्स में, तो सारे एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन विद कांस्टेंट। आगे की मैं बात करूं, तो अगला टॉपिक में जो है मेरे पास वो है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऐसा चीज है कि उसके जितने भी रो हैं उसको कॉलम में, और जितने भी कॉलम उसको रो में कन्वर्ट करना ही ट्रांसपोज कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी यहाँ पे दिखा हुआ है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए साफ साफ लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको कि द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑपरेशन विच टर्निंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड
वाइस वर्सा, मतलब इसके रो और कॉलम को एक दूसरे के में चेंज करता है, रो का कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देता है। इसके बाद आगे लिखा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस। अब ये देखो ए के पावर टी लिख दो, या फिर आप ए को डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ए डैश। तो ये भी हमारा ट्रांसपोज डिनोट करता है, मतलब एक मैट्रिक्स है उसके ऊपर डैश लगा दिए तो ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, साइज ऑफ ट्रांसपोज इज एम क्रॉस एन ऑफ मैट्रिक्स है इज एन क्रॉस एन। मतलब अगर ट्रांसपोज कर देंगे किसी मैट्रिक्स का, अगर साइज एम क्रॉस एन है, उसको जब ट्रांसपोज करेंगे ना, जब जैसे कोई मैट्रिक्स का अगर साइज एम क्रॉस एन है उसको ट्रांसपोज करेंगे तो एन क्रॉस एम हो जाएगा, मतलब रो चेंज कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। आगे देखिए जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसपोज के बारे में बात करूँ तो ए अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है, तो ए का मैट्रिक्स अगर है 1 2 3 4, अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं, ए पावर टी लिखो या इसी को लिखो ए डैश, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकाल सकता हूँ आप बताओ, आप बताइए कैसे निकाल सकता हूँ? आसान सा तरीका है, कैसे? एक छोटा सा तरीका है, एक आसान सा तरीका है, क्या है? ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना होगा। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं तो यहाँ 1 2 है, तो ये जो है रो में है तो इसको कॉलम में लिख दूं 1 2। ये 3 4 ये रो में है, मैं इसको कॉलम में लिख देती हूँ। तो ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज, मतलब रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज कर गया, तो इसको बोला ट्रांसपोज। अब जरा ध्यान से देखिए और कुछ और एग्जांपल लेकर मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ अब जरा ध्यान से देखिए, अगर एक और एग्जांपल मैं देखा हूँ आपसे। जैसे ये देखिए एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 0 1 -1 2 और 0, ये एक मैट्रिक्स है और मैं बोल रहा हूँ कि ए ट्रांसपोज आप फाइंड कीजिए, ए ट्रांसपोज निकालिए। तो कैसे निकालूँ? तो इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, सारा चीज हो गया। तो ये हो गया 2 0, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी, ये 2 हो गया, यहाँ 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये इसको ट्रांसपोज कर दिया, मतलब इसका रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो अब जरा ध्यान से सोचिए, तो इसका साइज क्या हो सकता है? इसका साइज क्या है? नंबर ऑफ रो की संख्या कितना होगा? 2। नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना है? 3। तो 2 क्रॉस 3 ये साइज हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो कितना? 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2, तो इसका साइज 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि साइज ऑफ ए जो था ना, ए का जो मैट्रिक्स था, इसको मैंने साइज दिखा था 2 क्रॉस 3 का साइज था, और जब मैं इसका ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज निकाला, तो इसका जो साइज हो गया, ए ट्रांसपोज का जो साइज है, जैसे ए ट्रांसपोज का साइज कितना हो गया? 3 क्रॉस 2। आप यहाँ देख लीजिए ये जो मैट्रिक्स है इसका साइज कितना है? 3 क्रॉस 2। तो क्या हुआ कि इसका रो जो हुआ, इसका रो जो हुआ कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। इसका इससे मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका रो एंड कॉलम चेंज कर जाएंगे, रो एंड कॉलम एक दूसरे से चेंज कर जाएंगे, मतलब रो जो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आगे की मैं बात करूं तो एक बात है आगे, एक सेकेंड, हाँ तो अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है। अब जैसे एक चीज़ और मैं मुझे बात करना था, अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एक और बात चीज़ करना था। जैसे हमारा रो एंड कॉलम के बारे में बात कर चुका हूँ, तो अब देखिए अब एक और बात मैं करूँ कि थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ अगले स्लाइड में। एक सेकेंड मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ क्या हो गया, चलिए। तो ये अब जैसे ध्यान से देखिए कि अगर इस मैट्रिक्स को मैं, ये देखिए कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं ए, और इसका ट्रांसपोज मैं करता हूँ, जैसे 2 3 4 5 6 7, और मैं बोलता हूँ ए ट्रांसपोज निकालिए। तो ए ट्रांसपोज निकाले तो कितना आ गया? तो ये आ गया 2 3 6
4 5 7। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रांसपोज। मैं अगर आपसे बात करूं कि ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कीजिए, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड, तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम क्या आता है कि हमने कहा कि एडिशन जो है मैट्रिक्स का वो तभी संभव है जब उसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स में सेम होंगे, मतलब साइज ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। बट व्हाट कैन वी सी हियर कि साइज ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है, क्योंकि इसका साइज जो है, इस मैट्रिक्स ए का जो साइज है वो है 2x3 और बी का जो साइज है 3x2 है। तो इस तरह के जो साइज है, तो ये जो साइज है इक्वल नहीं है, और ये साइज इक्वल नहीं होने की वजह से इन दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। तो क्या ये संभव है हमेशा? इज इट ऑलवेज ट्रू दैट we can't add to we can't add a and a transpose? This is always no. तो ये तभी संभव, अब जरा सोचिए ये कब संभव हो सकता है कि उसकी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को हम ऐड कर सकते हैं। ये कैसे, कब संभव है, कैसे संभव है? तभी संभव है कि जब उसके ट्रांसपोज करने के बाद भी उसका साइज चेंज ना करे, तभी तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे परफॉर्मेंस करने के लिए, ऐसे चीज को करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, ताकि नंबर ऑफ रो को कॉलम भी कन्वर्ट करें तो वो बदल नहीं जाए। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर A प्लस A ट्रांसपोज इज एग्जिस्टिंग, इट मीन्स दैट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसके ट्रांसपोज करने से साइज बदल जाएंगे, दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ऐसा है कि दोनों मैट्रिक्स को स्क्वायर होना कंपलसरी है, अगर स्क्वायर है तभी हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसके ट्रांसपोज में, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब अगले टॉपिक की मैं बात करूं तो अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है। अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में क्या है, अब ये पहला प्रॉपर्टी जो है ना, ये कहता है ना कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज सेम मतलब कि, अब ऐसा समझिए, ये पेन है, ये पेन अभी वर्टिकल है, एक काम करता हूं, इसको वर्टिकली है, इसका नीव अपवर्ड है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बार रोटेट करता हूं, ऐसे रोटेट कर दिया, एक बार ट्रांसपोज में निकाल दिया, मतलब एक बार रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब क्या करता है, एक बार मैं बोलता हूँ एक बार फिर से करो, एक बार फिर से मैं कर दिया, तो क्या पता चला कि मैं जो जिस पोजीशन पहले मैट्रिक्स था, मतलब जिस पोजीशन पेन था उसी पोजीशन में आ गया। मतलब दो बार अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब एग्जाम्पल से मैं समझ लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 1 2 4 5, एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज मैं निकाल दूँ तो क्या होगा, ट्रांसपोज इसका हो जाएगा 2 3 4 1 2 5। फिर से ट्रांसपोज में निकाल देता हूँ, ए ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज, तो कैसे निकालूँ मैं तो इसको फिर से कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, 2 3 4 1 2 5, तो क्या पता चला कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कहा गया है, ये प्रॉपर्टी जो है कि अगर इवन टाइम अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक वही आ जाएगा जो पहले मैट्रिक्स था। इवन टाइम करने का मतलब कि 2 बार अगर मैं ट्रांसपोज करूं, 4 बार ट्रांसपोज करूं, 6 बार ट्रांसपोज करूं, मतलब इवन बार अगर ट्रांसपोज करूं तो मैट्रिक्स जैसा था वैसा ही रहेगा, उसका साइज भी चेंज करेगा और ना मैट्रिक्स भी चेंज करेगा, तो ट्रांसपोज सेम हो जाएगा। दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ए प्लस बी ट्रांसपोज इज बी प्लस ए, मतलब दो मैट्रिक्स को ये बताता है कि अगर दो मैट्रिक्स को आप ऐड करके ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके ऐड कीजिए, दोनों सेम हो जाएगा। आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, चलिए मैं समझा देता हूँ एग्जांपल लेकर के। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, स्लाइड में कुछ, अच्छा एक सेकेंड मुझे मिल गया स्लाइड, हाँ अच्छा एक सेकेंड। हाँ अब जरा देखिए, इसमें क्या है मेरा कि हमें एक मैट्रिक्स निकालना है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैं छोटा लेता हूँ मैट्रिक्स, इसकी साइज मुझे मेरे पास ज़्यादा साइज नहीं है,
तो बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जिसका भी ले लेता हूँ 1 2 3 4, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 + 2 का है। तो मैं पहले निकालता हूँ ए ट्रांसपोज। बोलिए ए ट्रांसपोज क्या हो सकता है? 1 2 3 4। बी ट्रांसपोज क्या लिख लूँ? इट विल बी 1 2 3 4। ओ, बोथ मैट्रिक्स आर सेम। ओके ओके ओके, ये एक स्पेशल केस है, चलो हो सकता है, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। मैं निकालता हूँ अब ए प्लस बी। चलिए निकाल लीजिए ए प्लस बी, मतलब इसको और इसको मैं ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 2 4 6 8। अब इसको मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए बी ट्रांसपोज निकालता हूँ। अब बताइए क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा 2 4 6, ये 8 है, 8। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ, ये क्या है? ये बी ट्रांसपोज है, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। 3 + 3 हाउ मच? 6। 2 + 2 4, and 4 + 4 is 8. We can see that a plus b is equal to a plus b transpose, मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब a plus b ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब ये है कि आप पहले उन लोगों को ऐड कर दीजिए, फिर ट्रांसपोज कीजिए, या फिर ट्रांसपोज कर दीजिए फिर ऐड कीजिए, बात जो है बराबर होगा, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो है वह अगला प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें, या फिर ट्रांसपोज करके स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो भी बराबर होगी। ये देखिए, अब एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। मैं थोड़ा सा इसी को साफ कर देता हूँ और यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है और वे है 1 2 6 7 6। ओके, और मैं निकालता हूँ कोई 2 है। पहले मैं निकालता हूँ 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने अभी बताया कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा हमको 2 से। तो मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, 14 हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 2a। अब मैं क्या करता हूँ कि अभी 2a का ट्रांसपोज करता हूँ। ये 2a मैं निकाला, तो ये 2a का ट्रांसपोज करता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ। तो 2a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 4 14 एंड 12। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा। हाँ, तो अब मुझे क्या चाहिए कि हमें चाहिए पहले ए ट्रांसपोज निकालता हूँ और फिर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ए ट्रांसपोज कितना कैसे लिखूँ आप लोग बताएं, पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। 1 2 7 6, ये हो गया ए ट्रांसपोज, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया? 8 ट्रांसपोज इंटू 2। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? तो 1 इंटू 2 2, यहाँ 14 4 और 12। आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो हो गया ये है 8 ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज किया फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया ये रिजल्ट। और इसमें क्या किया? पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज किया, तो इस ये है रिजल्ट। ये दोनों रिजल्ट देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये दोनों रिजल्ट क्या है? सेम है। इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी सही है। तो ये है, सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया ये। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना, हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है। कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उसके बीच में अगर हमें एक सेकेंड,
प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ। हाँ सही है, हाँ सही है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब हमें ट्रांसपोज लगाना है तो ये कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कीजिए, या फिर लास्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट और फिर दूसरे पहले मैट्रिक्स को बाद में, दोनों को तब मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कीजिए, दोनों बराबर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब आप समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार फिर से मैं ये बता रहा हूँ कि आप जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझेंगे, पढ़ेंगे, उस समय आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूँ या फिर उन दोनों को ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन ये यहाँ पे ये है कि लास्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा नहीं कि ये ट्रांसपोज कर दें और फिर भी ट्रांसपोज कर दें, ये दोनों बराबर है, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी, बी इक्वल टू नॉट बी इंटू ए, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आगे की बात करूं तो हमें अभी मैंने पढ़ा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का कुछ एप्लीकेशन ऐसा है कि हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, सोचिए, मैं बताता हूँ आपको क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर खुद वही आ जाए, ट्रांसपोज करने से कोई फर्क ना पड़े, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ ए कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 3 4 5 4 7 10 5 10 11। अब इसका जब मैं ट्रांसपोज करूँ तो आप बताइए ट्रांसपोज क्या क्या लिखूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 3, फिर ऐसे में देखिए ये इसको देखिए, मैं इसको लिख रहा हूँ कॉलम में 3 4 5, ये इसको कॉलम में लिखिए 4 7 10, इसको कॉलम में लिखिए 5 10 11। तो अब जरा देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को, तो ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम स्क्यू सिमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। एक और दूसरा टाइप होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्री का मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ऑपोजिट आ जाए, मतलब माइनस साइन बाहर आ जाए। तो अब कैसे करूं, जैसे देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब इस ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज मैं करूं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव आ जाए उस मैट्रिक्स के, तो हम लोग उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने क्या किया तुम उस कर दिया मैं थोड़ा सा, आप देखिए एग्जांपल के साथ तब समझ में आएगा अच्छे से। जैसे देख लीजिए, कोई एग्जांपल लीजिए ए, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अब मैं बोलता हूँ आपको कि ए ट्रांसपोज आप करके दिखाइए। ए ट्रांसपोज आप आराम से कर लेंगे, रो को कॉलम में ही तो लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये है रो, तो इसको कॉलम में लिख दूँ, 0 1 2 में लिख दिया, -1 ये वाला, 0 3 और ये वाला, -2 -3 और 0, तो इसको मैंने भी लिख दिया। तो अब जरा देखें कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ -1, तो यहाँ से अगर माइनस में कॉमन ले लूँ, इसमें से -1 कॉमन ले लूँ, तो ये माइनस कॉमन मारने के बाद ये 0 ही रहेगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये -1 ये 0 और ये -3 और ये -2 -3 एंड 0। तो अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में क्या अंतर है।
ये जो के पूरा जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, यही तो मैट्रिक्स है ये। मैं क्या लिख दूं, ए मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स है ये भी ए है, तो -1 इंटू ए आ गया, ए सॉरी दिस इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर ट्रांसपोज उसके निगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ बातें चाहिए हम लोगों को समझना होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें हर बार एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को पहले हम लोग देखेंगे, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैट्रिक्स बोल कर रहा है इट इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ column in the first matrix is same as the number of rows in the second matrix. If A is M cross N matrix and B is N cross P matrix, then their matrix product will AB of size N cross P. क्या क्या इंग्लिश में बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में हम लोग समझते हैं, आराम से ध्यान से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या क्या बोल रहा है, ये हमको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको भी समझ में नहीं आया होगा क्या सर क्या बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका कोई दो मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करेगा। तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है कि पहले मैट्रिक्स जो होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स में, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों बराबर होना चाहिए, रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। एक कंडीशन बता रहा है। एग्जांपल देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, जैसे ये एक मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो पहली बात मैं बता दूं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी साइज में, मतलब अलग साइज डिफरेंट साइज में भी हो सकता है, लेकिन एडिशन सेम साइज में होगा, सब्सट्रैक्शन सेम साइज में होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन किसी भी साइज में हो सकता है। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन को एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा कैसे पता चलेगा? देखिए, अब इस मैट्रिक्स को जो दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हमको पहले पता करना होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव भी है या नहीं है। तो पहले मैं बताऊं, इसका साइज आप बता दीजिए, तो 2 क्रॉस 2 आप बताएंगे, और इसका साइज 2 क्रॉस 3। तो अब देखिए इसके कितना रो है, ये सॉरी कितना कॉलम कितना है 2 और इसका रो 2, ये दोनों अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एग्जिस्टिंग। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एग्जिस्टिंग इज द फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम and second matrix row will be equal. Okay, then only it's possible to multiply two matrix. ये हमारा तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर संभव है तो कोई पूछ देगा कि सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है तो बताइए क्या है मल्टीप्लिकेशन है, आएगा क्या? तो देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, इस जो मल्टीप्लाई जो मैं करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिए तो बचा क्या है, तो यहाँ पे बचा रो 3 और कॉलम कितना 3। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएंगे उस मैट्रिक्स का साइज जो होगा वो 2 क्रॉस 3 होगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल से मैं समझते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1 2 3 2 1 2 और बोलते हैं मल्टीप्लाई करके दिखाओ। पहले चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि जाके दौड़ जाएंगे और तुरंत मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे हम रूल लगाते हैं, नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन संभव भी है या नहीं, कि व्यर्थ का ही टाइम बर्बाद करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका साइज चेक करेंगे। तो साइज हो गया 2 क्रॉस 2 और यहाँ पे भी 2 क्रॉस सॉरी हियर 3 क्रॉस 2 हो गया। तो देखिए यहाँ का रो कॉलम और यहाँ का रो बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो हमारा व्यर्थ का समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम बोल देंगे भाई साहब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। ओके, तो अब देखिए, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव हो तो कैसे मल्टीप्लाई करूं, इस बात पे आते हैं हम लोग।
ध्यान से देखिए, एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए। इसको मैं हटा दूँ। चलिए अब आ गया, हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जैसे देख लीजिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप लोग उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में मैं दूंगा। तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, और यहाँ पे मान लीजिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव तभी होता है, हाँ, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब कब संभव होता है, जब उसका रो एंड कॉलम मतलब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है। मान लीजिए यहाँ पे 2 3 1 0 1 2 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए, पहला तरीका आप सोचिए कि क्या तरीका हो सकता है। पहले तो आप चेक कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन संभव है या नहीं है। तो अब इसका साइज बताइए, 2 × 2, इसका साइज 2 × 3, दोनों का, ये इसका फर्स्ट और दूसरा का, इसका लास्ट इसका फर्स्ट बराबर है, इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। अच्छा, रिजल्टेंट साइज कितना होगा, 2 × 3। तो जो मैट्रिक्स बनेंगे उसका जो साइज होगा वो होगा 2 × 3, मतलब 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। अब चलिए सर, इतना बड़ा, आप पूछेंगे सर इतना बड़ा बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि हमको उतना एलिमेंट लिखना होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो हमको क्या करना होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, यहाँ रो की तरफ हॉरिजेंटली हम मूव करेंगे और इधर वर्टिकली मूव करेंगे, और एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, और बीच में प्लस का साइन आएगा। अब जैसे देखिए, पहले मैट्रिक्स है 1, और यहाँ पे मैट्रिक्स है पहला एलिमेंट है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2, तो यहाँ हो गया 1 × 2, मैं लिख देता हूँ 1 × 2। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़ाना है हमें हॉरिजेंटल और इसको बढ़ाना है वर्टिकल। तो ये हो गया दूसरा एलिमेंट, ये मिला, इसमें दूसरा एलिमेंट 0 है, मैं लिखूंगा 2 × 0, और बीच में जो है साइन आएंगे वो प्लस का साइन है, मतलब दोनों एलिमेंट ऐड होगा। तो पहला बन गया। अब इसके आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं, इधर भी कोई एलिमेंट नहीं, तो पहला हो गया। अब इसको हमने फिक्स रखा, लेकिन अब इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर लाए। अब यहाँ से फिर पहला एलिमेंट यहाँ और पहला एलिमेंट यहाँ, तो 3 × 2 प्लस। अब इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे, विल मूव फॉरवर्ड, वी आर गेटिंग 4, और यहाँ पे अगला नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए इधर से नीचे आएंगे तो 0 है, तो 4 × 0, और आगे है नहीं एलिमेंट, इधर भी कोई एलिमेंट नहीं, तो अब आगे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। चलिए, अब जब ये हमारा इसका सारा रो हो गया, तो अब इसको हम हटा करके इसके ऊपर रखेंगे और फिर से रिपीट करेंगे इधर से। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब एक रो का एक कॉलम का पूरा हो जाए सेकेंड मैट्रिक्स में, तो फिर उसको हटा करके अगले कॉलम पे जाना है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करो, तो फिर से देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट अगर 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो होगा 3 × 1 प्लस, दूसरा एलिमेंट क्या है 2, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1, तो 2 × 1 हो गया, ये हो गया। अब इसको हटा करके अब यहाँ पे फिर आता हूँ, और यहाँ से क्या होगा 3, पहला एलिमेंट है 3, और यहाँ पहला एलिमेंट है 3, तो 9 हो गया। और यहाँ पे है दूसरा एलिमेंट 2 4, तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है 1, तो प्लस 4 × 1। ठीक है, दिस इज 4 × 1, इधर भी हो गया। अब इसका भी काम हो गया, अब इसको हटा देके यहाँ पे ला देता हूँ, फिर से स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1, तो 1 × 1 प्लस, इसको दूसरा एलिमेंट 2, तो 2 × 2 हो गया। अब इधर जाइए, इस पे आइए 3 × 1, और इधर आइए, अब आगे बढ़िए, तो हो गया 4 × 2। अब इनको ऐड कर दीजिए, हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 + 0 2 आ गया, ये हो गया 6 0, ये हो गया 6। यहाँ देखिए 3 + 2 5, ये हो गया 9 + 4 13, ये 5 है 13। और ये देखिए ये कितना है, ये मैं क्या लिख दिया हूँ 3 × 1, 3 × 1, ये 3 है, ये 1 है, 4 × 2, गलत कर दिएगा मैं,
1 सेकेंड, दिस इज 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, हाँ। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 8, 3 और 8 हो गया 11, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब देखिए इसका साइज देख लीजिए, 2x3, मैंने भी बताया था कि 2x3 ही आएगा इसका साइज। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ आपको मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में मैं दे देता हूँ 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का, आप प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बोलिए। मैं कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा, या तो अगले वीडियो में कर दूँ या फिर कमेंट में ही कर दूँ, लेकिन आप अवश्य कमेंट करें। चाहे अगर किसी भी तरह का डाउट आया हो या फिर समझ में नहीं आया हो या फिर मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, जैसे तेज पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा और कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो वो सब आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अगले क्लास में उसको और इम्प्रूव करके लाऊँ। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तभी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालिए और अपने पास से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका रीजन बताइए क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 5 6 और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 1 0। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप आसान सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 0 1। बस 2 क्वेश्चन ही हैं और ये 2 क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए। एनसीईआरटी का मैं कराऊंगा लाइव, जब मैं आऊँगा तो एनसीईआरटी पूरा बुक मैं कराऊंगा, आप लोग फॉलो करते रहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब आप को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं अगले वीडियो में और अच्छा चीज़ आपको लाऊंगा। सारे नीट जेई और सारे चीज़ मैं लाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।